इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं योगेश श्रीवास्तव आज आपको पहला चैप्टर फिजिक्स का क्लास 9 इसका नाम मोशन है आज मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग को इसकी नोट्स मैं पहले भी व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भेज चुका हूँ। तो ग्रुप में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को एक एक करके हम वीडियोस के द्वारा आपको समझाएंगे। हो सकता है कि वो सारे टॉपिक्स हमारे एक वीडियो में पूरे ना हो पाए, तो इसके लिए हम आपको दूसरी वीडियो ही भेजेंगे। तो पहला चैप्टर जैसा कि आप जानते हो उसका नाम मोशन है। तो मोशन चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ हम फंडामेंटल्स भी जानें, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी टर्म्स यूज होंगे उन सब की यूनिट्स जानने के लिए हमें इस फंडामेंटल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो आइए कुछ टर्म से इंट्रोड्यूस्ड होते हैं, जिसका पहला टर्म यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? तो लिखा हुआ है आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जितनी भी क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मास, वेट, टेम्परेचर, बहुत सी ऐसी राशियां हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज लाइट, साउंड, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते, बल्कि हम इसकी इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। समझ रहे हैं? इस तरह फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी हैं, कुछ को तो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू बना सकते हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो स्वतंत्र रूप से हैं, इनको किसी और क्वांटिटीज के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। जैसे पहला है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं, इसके बारे में जानिए। दो फिजिकल क्वांटिटीज that cannot be expressed terms other quantities, it is independent on its own। ठीक है ना? वो सभी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम किसी दूसरी क्वांटिटीज से रिप्रेजेंट एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप में इंडिपेंडेंस होती है, स्वतंत्र होती है। और इन्हीं यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने वाली जो यूनिट होती है, इन्हीं क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने वाली जो यूनिट होती है, उसको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। यानी फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो गई? द यूनिट्स विच रिप्रेजेंट द फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं? फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं? कुछ बेसिक क्वांटिटीज जो किसी और क्वांटिटीज के थ्रू नहीं बनती हैं, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, वो 7 क्वांटिटीज हैं। और इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने वाली जो यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं। तो आइए हम आपको एक चार्ट के थ्रू फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चार्ट मैंने पहले से बनाया हुआ है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। Here are 7 fundamental quantities: length, mass, time, current, temperature, luminous intensity, amount of substances. These are some 7 fundamental quantities and their units are these. Here the unit of length is meter, mass is kilogram, time is second, current is ampere, temperature is Kelvin, luminous intensity is candela, amount of substance is mole. Here are 7 fundamental quantities and it is their units. इन्हीं के बेस पर और जितनी दूसरी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ढेर सारी क्वांटिटीज हैं फिजिकल, जितनी भी क्वांटिटीज हैं हम इन्हीं के बेस पे उसको बना सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं। आइए इसके यूजेस समझाते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और यूनिट्स की यूजेस क्या हैं। तो यहाँ पे आइए यूजेस में हम आपको कुछ एग्जांपल्स लेके समझाते हैं कि इनका हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। इनका प्रयोग हम 9th में ही नहीं बल्कि जितनी भी हायर क्लासेस में आप जैसे जैसे जाते जाएंगे इन सब का यूज ऐसे ही कर सकते हैं। ये मोस्टली
आपको यूनिट्स बनाने में और डायमेंशंस निकालने में भी इसका प्रयोग किया सकता है। डायमेंशंस तो 9th क्लास में है नहीं, वो आप पाओगे 11th में। तो आइए यूनिट्स कैसे निकालते हैं फिजिकल ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से, आइए इसकी बात करते हैं। जैसे ये 7th क्वांटिटीज आप देख ही रहे हो, इसके बाद हम एक छोटी सी यूनिट लेते हैं एरिया। जैसे आप एरिया की बात करते हैं, एरिया मान लीजिए रेक्टेंगल ही है, तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, एक सिंपल सा मान लें लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसके लिए आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए। जिस फिजिकल क्वांटिटी की आप यूनिट निकालना चाहते हो उसका फार्मूला पता होगा तो आप आसानी से उसकी यूनिट को निकाल सकते हो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से, फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से, ठीक है। और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से अदर क्वांटिटीज बनाई जा सकती हैं, जैसे यहाँ लेंथ और ब्रेथ, ये भी दोनों फंडामेंटल थी। लेंथ ब्रेथ मतलब एक तरह की लेंथ ही हुई, ब्रेथ भी एक तरह की लेंथ ही है। तो लेंथ ब्रेथ से बन गया क्या, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो बन गया एरिया। एरिया भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। मीटर इनटू ब्रेथ भी एक प्रकार की लेंथ ही है, टाइप की लेंथ ही है जैसे मैंने बताया था, तो इसकी भी यूनिट होगी मीटर। तो मीटर इनटू मीटर इक्वल टू हो गया मीटर स्क्वायर। दूसरा आप बात करो वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये 3 डायमेंशंस होते हैं, तो वैल्यू कई सबके अलग अलग होते हैं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि मान लीजिए रेक्टेंगल ही है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। तो देख रहे हैं ये वैल्यू भी एक फिजिकल क्वांटिटी, वो मिला किससे बना, ये फंडामेंटल से ही बना। लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों एक तरह से देखा जाए तो लेंथ ही है, और तीनों की लेंथ की यूनिट मीटर मीटर होती है, तो मीटर क्यूब हो गया। आइए एक नई फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। तीसरा स्पीड, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये आप सभी जानते हो अपने प्रीवियस क्लासेस से, और फार्मूला भी आप शायद पढ़े ही होंगे क्योंकि क्लास 8 में बहुत होगा ये, मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब लेंथ, और लेंथ की यूनिट पता है आपको मीटर, और टाइम का होता है सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड। इसको हम दूसरी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीटर सेकंड पावर -1। सेकंड ऊपर आप ले जाएंगे, यहाँ कोई पावर नहीं मतलब 1 है, इसको आप ऊपर ले जाएंगे पावर हो जाएगी -1, तो ये यूनिट भी होती है। तीसरा आप बना सकते हो वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरह का ये भी डिस्टेंस ही है, तो इसकी भी यूनिट मीटर ही होगी, मीटर अपॉन सेकंड, और इसको भी आप लिख सकते हो मीटर अपॉन सेकंड। मैथमेटिकली इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। मैथमेटिकली आप निकाल रहे हो तो स्पीड और वेलोसिटी सेम वे मिल जाता है, लेकिन अगर आप साइंस की बात करें तो इसमें बहुत फर्क होता है, क्योंकि आप डिफिनेशन से ही देख रहे हो, मैंने फार्मूला लिखा हुआ है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यह है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी आगे चल करके इस वीडियो में हम आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल सही एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अभी आप समझिए यहाँ पे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू मीटर अपॉन सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। तो आप जो भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं नए फिजिकल क्वांटिटीज से, एरिया, वैल्यू, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब किससे मिलकर बना हुआ है, ये सारी नई फिजिकल क्वांटिटीज हैं और बेस्ड हैं किसी फंडामेंटल पर। सब में देख रहे हैं ये डिस्टेंस मतलब कि लेंथ ही हुई, डिस्टेंस भी एक टाइप की लेंथ ही है, और टाइम का क्या होता है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, याद देख सकते हो आप। डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार की लेंथ ही होती है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, ये जो डिस्टेंस होती है डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, डेफिनेशन भी लिखूंगा और बताऊंगा आपको। अभी आप समझ लीजिए डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की डिस्टेंस ही होती है, और इसकी भी यूनिट क्या होगी, लेंथ ही होगी। तो ये लेंथ ही कही जाएगी और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो मीटर अपॉन सेकंड यानी मीटर, और मीटर अपॉन सेकंड मीटर पर सेकंड।
इस तरह लिखा जा सकता है, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम है और सेम सेंस में लगभग ये भी जाते हैं कई जगह पर, जैसे ग्राफ में भी सेम सेंस में लिया जाएगा, अभी देखिएगा। आइए और भी कुछ आपको एग्जांपल्स देते हैं, जैसे आप ले सकते हो स्पीड हो गया, एक्सीलरेशन। ये जो जितने भी टर्म्स हम आपको बोल रहे हैं ये सारे टर्म्स मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, आप केवल फार्मूले से परिचित हो जाएंगे, कैसा इनका मैं यूज कर रहा हूं इसको देखिए। जैसे अगला है, कितने हो गए थे 4, 5 देखिए, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये एक्सीलरेशन जितने भी फार्मूले लगभग बनते हैं वो उसी के डिफिनीशन से बन जाते हैं। चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ये लिखा हुआ है, ऐसा डिफिनीशन होती है और डिफिनीशन से एक फार्मूला बन गया है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब है तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, अभी आपने निकाला हुआ था, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम टेकन का हो गया सेकंड। अब ये सेकंड नीचे आएगा तो आप लिख सकते हो मीटर अपॉन सेकंड इनटू सेकंड, मतलब मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इस सेकंड को अगर ऊपर आप ले जाओ तो आप लिख सकते हो मीटर सेकंड टू पावर माइनस एक्सीलरेशन। अब आइए बात करते हैं फोर्स की। फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो भी कैसे, इस फंडामेंटल क्वांटिटी पर ही बेस्ड है। देखिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास m इनटू एक्सीलरेशन क्या होता है, अभी यूनिट लिखनी हुई है, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। मास इनटू मास का होता है किलोग्राम, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, तो यहाँ किलोग्राम लिखिए, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या बन गया ये, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज आल्सो नोन एज न्यूटन। न्यूटन, generally it is denoted by letter N, so you can say the unit of force is Newton। आइए एक और लेते हैं जिससे आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज और यूनिट्स का यूज क्या है। आइए एक और लेते हैं, 5 नंबरिंग ये 6 हो गई है, 6, 7, 7। आइए प्रेशर ले लेते हैं। बच्चों ऐसा नहीं है कि आप प्रेशर, फोर्स इन सब वर्ड से इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है आप अपने प्रीवियस क्लास में इन सारे वर्ड से इंट्रोड्यूस जरूर होंगे। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, है ना। यूनिट जब भी बात आया पर यूनिट एरिया मतलब यूनिट मतलब एक तरह से अपान, फोर्स F/A है ना, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, हमने कहा था ना फार्मूला, कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, अगर उसका आपको फार्मूला पता है तो फार्मूले से आप उसकी यूनिट निकाल सकते हैं, और ऐसे ही डायमेंशन भी आगे निकाला जाता है, और सेम प्रोसेस पे आप चलेंगे तो आप डायमेंशन भी आगे निकाल सकते हैं। आगे भी सबके डायमेंशन रख दीजिए, अलग अलग डायमेंशंस को कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा। लेकिन डायमेंशन आपके बुक में नहीं है, ये क्लास 11th में पाएंगे, और प्रोसेस यही होता है निकालने का, सेम टू सेम। अगर ये नॉलेज आप रखना है तो डायमेंशन बहुत आसानी से समझेंगे। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की यूनिट अभी आपने निकाला न्यूटन, और एरिया का आपने पहले निकाला था पहला ही मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों ये जितने भी यूनिट्स हम निकाल रहे हैं ये सारे MKS सिस्टम में। सिस्टम की अभी मैं आपको बताता हूं कि यूनिट को रिप्रेजेंट करने के कितने सिस्टम होते हैं, इसकी भी बात हम करेंगे धीरे धीरे। प्रेशर इक्वल टू हो गया फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन और एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको इस तरह भी लिखा रहा है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा,
किसी क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा रहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट कोई एक आध और ले लेते हैं, एक दो, इसके बाद आपको अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आई जाएगी ये बात, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अगला लेते हैं हम प्रेशर के बाद वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाओ और वो फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस्ड हो जाए तो आप उसे बोलते हो कि इस पे वर्क हुआ है ना। व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन यू कैन से वर्क हैव डन। ओके, तो डिफिनीशन से ही फार्मूला, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी आप ले सकते हैं। तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मीटर। तो वर्क डन का क्या होता है? न्यूटन मीटर। क्या बोलते हैं इसे? न्यूटन मीटर। और एक चीज और, न्यूटन मीटर को ही बोलते हैं जूल। और इसे जे से डिनोट करते हैं। वर्क न्यूटन मीटर को क्या बोल देते हैं? जूल, यानी 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। इस तरह से 1 जूल को भी डिफाइन किया जा सकता है। तो 1 जूल की डेफिनेशन, ये जूल क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, ये सब सारी चीजें आपके चैप्टर्स में है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में। अभी आप फर्स्ट में केवल हम आपको इसकी यूजेस बता रहे हैं, मत भूलिएगा। एक्सप्लेन करने लगेंगे ये तो समय चला जाएगा और हम टॉपिक से भटक जाएंगे। एनर्जी की बात कर लें तो पता है आपको, वर्क डन ही एनर्जी होती है। वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। अब किस टाइप का वर्क डन किया गया है, अब एनर्जी उस पर डिपेंड करती है। जैसे हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर लें तो काइनेटिक एनर्जी का ही फार्मूला लेते हैं, और जो एनर्जी का एक यूनिट निकलेगी वही सारी एनर्जी की यूनिट होती है। और एक बात और, वर्क डन और एनर्जी की यूनिट सेम ही होती है। आइए बात कर लेते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी ले रहे हो आप, या मान लीजिए ठीक है काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं तो कितना हो गया? हाफ mv², यानी हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। हाफ तो एक कांस्टेंट है, इसको यूनिट नहीं होगी, ये तो डिजिट है। और मास की क्या होती है आप देख रहे हो, मास तो फंडामेंटल है तो किलोग्राम हो गई, किलोग्राम। और यहाँ वेलोसिटी की आपने यूनिट निकाली थी, मीटर पर सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया। देख रहे हैं, तो बन गया ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एक बात और देखिए, यहाँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बोलते हैं? न्यूटन। किलोग्राम, यहाँ मीटर स्क्वायर देख रहे हैं आप, मीटर स्क्वायर मतलब 2 मीटर्स है यहाँ पे, मीटर इंटू मीटर, यानी 1 मीटर आप इसके लिए लीजिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर को बाहर कर दीजिए। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये जो है ये बन जाएगा न्यूटन। क्या बन जाएगा ये? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर क्या कहलाता है? जूल कहलाता है। न्यूटन इंटू मीटर क्या कहलाया? जूल। देख सकते हैं आप, तो एनर्जी की और वर्क डन की दोनों की यूनिट सेम ही होती है, जूल। ये सब बातें फिर से आएंगी एक बार, अगर आप पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे तो अगले चैप्टर्स में सारी बातें आनी हैं। तो हमने आपको सिर्फ अभी यूजेस बताया फंडामेंटल क्वांटिटीज का और उनकी यूनिट्स। अब हम बात करेंगे क्या होता है मोशन। वैसे तो बोल देते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है वो मोशन में है। जनरली अगर इसकी डिफिनेशन बताना चाहें तो ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर पोजीशन विद टाइम बाय एन ऑब्जर्वर, यानी अ बॉडी विच चेंज देयर पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है ना, समय के साथ अगर किसी
वस्तु में, किसी ऑब्जेक्ट में चेंजिंग हो रही, उसकी पोजीशन में चेंजिंग हो रही, तो आप उसको बोल देते हो मोशन। मोशन आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है? सॉरी, मोशन से पहले हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स, इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मैं बताते बता रहा था आपको, जब यूनिट्स में बता रहा था तो ये भी मैंने बताया था कि ये जितने भी यूनिट्स में बता रहा हूँ सब एमकेएस में है, यानी एसआई में है, इंटरनेशनल सिस्टम में है ना। तो कितने सिस्टम्स होते हैं, यूनिट्स को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कितने टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आइए इसकी भी बात कर लें, बस 1 मिनट लगेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स। यूनिट को रिप्रेजेंट करने के 3 वेज हैं, 3 टाइप से यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है एमकेएस, दूसरा है सीजीएस, तीसरा है एमपीएस। ये 3 सिस्टम्स हैं, इससे यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इन सब का मतलब भी समझिए, क्या होता है एमकेएस। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड। मींस मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। एफपीएस फुट, पौंड, फुट, पौंड, सेकेंड। ये जो मीटर है, मीटर, सेंटीमीटर और फुट, ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं किसकी यूनिट को? लेंथ। ग्राम, किलोग्राम और पौंड ये होते हैं मास। सेकेंड तो ये कॉमन है और सभी जानते हो ये किसका होता है? टाइम होता। तो ज्यादातर बच्चों क्लास 9th में हम 3 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते भी हैं, वो होता है लेंथ, मास और टाइम, और इसी की यूनिट ज्यादा रिप्रेजेंट होती है। दूसरी बात, 2 ही सिस्टम की यूनिट भी ज्यादा रिप्रेजेंट होती है, एक एमकेएस, दूसरा सीजीएस, मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। यही 2 यूनिट से ज्यादातर प्रयोग में आएगी। इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हो सकता है या इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हो सकता है, मतलब सीजीएस को एमकेएस में और एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए हो सकता है। इसका यूज आपके स्टैंडर्ड पर नहीं है, जनरली नहीं है। तो इन्हीं दोनों की यूनिट को हमें रिप्रेजेंट करना है। एक्चुअली ये जो आपका एमकेएस सिस्टम है, ये आपका एसआई सिस्टम भी कहलाता है, इंटरनेशनल सिस्टम भी कहलाता है। इंटरनेशनल सिस्टम यानी एमकेएस सिस्टम क्यों बोला जाता है इसे? मतलब एक ऐसे यूनिट बताए गए जिसको पूरा वर्ल्ड जानता है। मतलब अगर किलोग्राम में बात करेंगे तो किलोग्राम में जितना भी कंट्रीज हैं सब किलोग्राम, सेकंड, मीटर ये सब जानती हैं, और कुछ अपने रीजनल यूनिट्स भी होती हैं, तो वो रीजनल यूनिट्स की बात नहीं करते हैं। ये जो यूनिट्स हैं आपकी, ये इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, क्योंकि उसके पूरा वर्ल्ड जानता है और इसकी जरूरत भी पड़ती है। इंटरनेशनल यूनिट ना बनाया जाए तो यहाँ का लड़का जाके फॉरेन में कैसे पढ़ेगा, या फॉरेन का यहाँ कैसे आगे पढ़ पाएगा, बुक में जो लिखा होगा कैसे समझ पाएगा। तो इसलिए जरूरी होता है कि जो भी हम बनाए इंटरनेशनल लेवल पे बनाए, कि एक दूसरे की चीज़ों को हम समझ सकें। पता चला कि किसी कंट्री ने कोई फार्मूला खोजा है, अब यहाँ के लोग समझ ही ना पाए वो फार्मूला क्या है, तो इसके लिए जरूरी होता है ना कि एक सिस्टम बनाया जाए जिसको पूरा वर्ल्ड समझे। तो इसीलिए इंटरनेशनल यूनिट बनाई गई जिसको पूरा वर्ल्ड समझता है और जानता है, और इसको एमकेएस या एसआई सिस्टम में दोनों एक ही होते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड में। अब बात कर सकते हैं हम लोग कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? तो फिजिकल क्वांटिटीज भी 2 टाइप की होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी।
टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, टाइप ऑफ क्वांटिटीज। आइए बात करते हैं टाइप ऑफ क्वांटिटीज। Type of quantity. There are two type of quantities. There are two type of quantities. पहला होता है फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज, and second is the vector quantity. क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज? Those quantities which have only magnitude, not direction, is called scalar quantities. अब आप पूछेंगे ये मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड जैसे हम बता दें, मेरी एक अपनी बात कर लें तो मेरी हाइट 5'5" जो डिजिट है ये मैग्नीट्यूड है। आकार कवर्ड 100 किलोमीटर डिस्टेंस, तो जो 100 किलोमीटर डिजिट है ये मैग्नीट्यूड है। द बॉडी टेम्परेचर इज 98 फ़ारेनहाइट, तो 98 फ़ारेनहाइट क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। समझ रहे हैं? तो जो भी डिजिट होती है, द लेंथ ऑफ अ मेज इज 2 मीटर, 2 मीटर इज अ मैग्नीट्यूड। समझ रहे हैं ना? तो जो डिजिट होती है उसकी जो, और किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक यूनिट की जरूरत पड़ती है, बिना यूनिट की अधूरी है। जैसे कहा जाए कि इलाहाबाद से कौशाम्बी तक की दूरी 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, तो आप समझ सकते हैं कि 40 के आगे अगर हम किलोमीटर ना लगाते, इतना बता देते हैं कि इलाहाबाद से कौशाम्बी की दूरी 40 है, तो क्या 40 से क्या समझ में आता है? 40 मीटर क्या है ये 40, है ना? तो हर फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक यूनिट की जरूरत पड़ती है। यूनिट, उसको बिना यूनिट के क्वांटिटी अधूरी है। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी की अपनी यूनिट होती है, यूनिट ही उसको कायदे से रिप्रेजेंट कर पाती है। जैसे हम यहाँ पे अब बताएं कि स्केलर क्वांटिटीज, है ना? तो अभी मैंने बताया था दोज क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। सपोज डिस्टेंस की मैंने बात कर दी ना अभी कि द डिस्टेंस फ्रॉम इलाहाबाद टू कौशाम्बी इज 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर एक डिजिट है, किलोमीटर आ गया, यूनिट नहीं लगेगा तो क्वांटिटी का भी मतलब नहीं होता फिर, तो 40 किलोमीटर जो हुआ क्वांटिटी हो गई। लेकिन अगर हम यही बता दें कि द डिस्टेंस फ्रॉम इलाहाबाद टू कौशाम्बी 40 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्शन वेस्ट आ गई है, तो जो डायरेक्शन आ गई अब ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। समझ रहे हैं? तो जो डिस्टेंस है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, टेम्परेचर, ऐसे बहुत सी क्वांटिटीज हैं जो स्केलर क्वांटिटीज की श्रेणी में आती है। का एग्जांपल बन सकती है। तो आइए हम, अगर आपने मेरे नोट्स में तो देखा ही होगा, सब मैंने लिख के बकायदे आपको हर एक डिफिनीशन, न्यूमेरिकल सब भेजा हुआ है कायदे से। फिर भी अगर आप किस तरह मिसिंग हो गई होगी तो एक बार फिर से देख लीजिए इसकी भी डिफिनीशन, क्योंकि पूछ ली जाती है कभी भी, 9th के कोर्स में है तो पूछा भी जाता है। स्केलर क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज quantities having only magnitude not direction
स्केलर क्वांटिटी। इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल में आप ले सकते हैं, स्टार्टिंग चले तो डिस्टेंस, मास, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, बहुत से हैं। अब आइए बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी एक बात बता ही दी थी, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताया गया है। वो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटीज, मींस दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। आइए इसको भी लिख लेते हैं, इसको लिख रहे हैं। बाकी इससे पहले डिफिनेशन मैंने सारी लिखी थी। Those physical quantities having magnitude as well as direction is called vector quantity. Vector quantities. इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? मिलता जुलता है, ये बहुत पूछे जाते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस, मास वेट में डिफरेंसेस। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट मास है W, वेट यानी वेट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स। समझ रहे हैं? बहुत सी क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज भी हैं। फोर्स समझ रहे हैं ना कि फोर्स तो अपनी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन फोर्स लगाएंगे उधर ही ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, या जो भी है, जो भी करना चाहते हैं। फोर्स के बिना अगर फोर्स नहीं लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन में पड़ जाएगी, चाहे वो स्टेशनरी हो चाहे मूविंग ऑब्जेक्ट हो। तो ये सारी बातें कर ली हमने यूनिट्स की। तो आपने देखा कि यूनिट को रिप्रेजेंट करने के 3 वेज हैं, 3 तरीके हैं, 3 टाइप्स से हैं। वो MKS, CGS और FPS है, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, ये 3 होते हैं। ज़्यादातर हमें MKS और CGS की जरूरत पड़ती है, FPS की नहीं, अपनी इस क्लास 9। और वेक्टर क्वांटिटीज, हाँ, उसके बाद हम टाइप ऑफ क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। तो हियर आर 2 टाइप ऑफ क्वांटिटीज, यू कैन सी द स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। Scalar quantities, those quantities having only magnitude, not direction, is called scalar quantity, and those physical quantities having only magnitude and the direction is called vector quantities. Examples are given also. Okay. इतना टॉपिक होने के बाद अब हम मोशन पे आ सकते हैं, टाइप ऑफ मोशन पे आ सकते हैं, और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इस वे में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए पहले हम बात करते हैं मोशन। क्या बताया था? the change in position with time, the change in position with time of a moving body is called motion. Of a body is called motion. The change in position with time of a body is called motion by an observer. क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई एक यहाँ पे पेड़ है, पेड़ पे कोई एक है, आदमी खड़ा हुआ है। अभी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेशनरी रुका हुआ है, कुछ समय के बाद बीता और ये आदमी यहाँ चला है। तो आप कह सकते हो कि ये बॉडी क्या हुआ, बस इसने अपनी पोजीशन चेंज की, यहाँ से ये आदमी यहाँ चला आया, इस पेड़ की गाड़ी, वो पेड़ यहीं पर है ना। तो इस पेड़ है ना, ये ऑब्जर्वर
आप देख सकते हो कि इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, और बल्कि ये पेड़ यहीं पर है, ये स्टेशनरी है और ये बॉडी मूव कर रही है। तो आप कह सकते हो जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो वो बॉडी मोशन में होती है। मोशन के साथ आपने क्लास 8 स्टैंडर्ड में तो ढेर सारे मोशन पढ़े होंगे, सर्कुलर मोशन, रेक्टेलिनियर मोशन और डिफरेंट टाइप के मोशंस होंगे। यहाँ पे आप क्लास 9 की बात करते हैं तो जनरली दो टाइप के मोशन, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन की, आप क्लास 9 स्टैंडर्ड में तो यहाँ दो टाइप के ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम लोग। टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन में दो टाइप के मोशन है। एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? और दूसरा होता है, आइए बात कर ले पहले दोनों टाइप, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहली बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? एक बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक बॉडी कवर्ड, if a moving body covered equal distance in equal interval of time is called uniform motion. If a moving body covered equal distance in equal interval of time if a moving body covered equal distance in equal interval of time is called uniform motion. Uniform motion. जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता दें, एग्जाम्पल समझ लीजिए और बाकी नोट्स में लिखा भी हुआ है। समझ लीजिए कि कोई एक बॉडी है जो फर्स्ट आवर में 50 किलोमीटर जाती है, सेकेंड आवर में फर्स्ट आवर में, नेक्स्ट सेकेंड आवर में 100 किलोमीटर गई, नेक्स्ट में 150, नेक्स्ट में 200। इस तरह आप देख रहे हो कि हर एक किलोमीटर में वो 50, हर एक आवर में वो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल टाइम पीरियड, न कम न ज्यादा। हर एक घंटे में वो 50 किलोमीटर जा रही है ऑब्जेक्ट। तो ऐसा मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है ना। अगर कोई बॉडी, इसका एग्जांपल हो सकता है इन फर्स्ट आवर 50 किलोमीटर, 2 आवर 100 किलोमीटर, 3 आवर 150 किलोमीटर, 4 आवर 200 किलोमीटर। इसी टाइप से आप गेस कर सकते हो। अगर इसमें कोई ज्यादा या कम नहीं हो रहा है, डिस्टेंस बदल नहीं रही है, सेम चलती जा रही है, तो वो कहलाती है यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपको समझना है नॉन यूनिफॉर्म, अगर दूसरी बात कर ले हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो आप यहाँ पे एक ही बात बदल दो, डिफिनेशन वही बन जाएगी। इफ अ मूविंग बॉडी कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस, क्या लिख दीजिए इक्वल यहाँ पे, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका एग्जांपल क्या बन सकता है बच्चों? अब अगर मेरी बात आप समझ सकते हो तो एग्जांपल तो ढेर सारे आप अपने आप से बना सकते हो। देखिए एग्जांपल की अगर हम बात कर लें तो कोई भी एक बॉडी को मूव ऐसा कर रहा हो जो कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। टाइम तो बदलता है नहीं, टाइम तो चलता जाता है, उस टाइम पीरियड पर कितना डिस्टेंस कवर्ड की। जैसे पहले आवर की बात करें, कवर्ड 50 किलोमीटर, ओके। सेकेंड आवर में कितना हो गया, मान लीजिए बन गया 35 किलोमीटर। फिर थर्ड आवर में कितना चला गया, 60 किलोमीटर। समझ रहे हैं, 60 किलोमीटर।
4 आवर में कितना चला गया, 25 किलोमीटर। इसी तरह कम ज़्यादा या ज़्यादा और बढ़ता चला जा रहा है। मान लीजिए और अच्छा पा गया, बिल्कुल हाईवे में आ गया तो 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर आ रहा है, इस तरह आप समझ सकते हैं। तो ये क्यों कम ज़्यादा हो सकता है? एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि अपने दैनिक जीवन में यानी डेली लाइफ में हम देखते हैं कि कोई भी बॉडी जनरली यूनिफॉर्म मोशन नहीं करती है। जितनी भी बॉडी हैं वो सब नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती हैं। कोई ऐसा नहीं कि एक निश्चित समय पर एक निश्चित दूरी ही वो तय कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता है। आप ही जाते हो अपने साइकिल से, व्हीकल से, किसी भी उससे जाते हो, बस से या मोटरसाइकिल से जाते हो, तो कहीं क्राउड है तो कहीं फ्री एरिया मिल गया जहाँ बिल्कुल खुला मैदान मिल गया, भाग रहे हो वहाँ पे, जहाँ क्राउड मिल गया तो धीमा कर लिया, कहीं गड्ढा आया, कहीं मोड़ना हुआ, तो यूनिफॉर्म मोशन तो पॉसिबल ही नहीं होगा। यूनिफॉर्म मोशन कुछ ही चीज़ों के पॉसिबल हो पाते हैं, जैसे हम मान लें द मूविंग ऑफ अर्थ अराउंडिंग द सन, ये यूनिफॉर्म मोशन बन सकता है कि 365 दिन 6 घंटे में, है ना, 365 डेज एंड 6 आवर में वो अपना पूरा चक्कर एक पूरा कर लेती है। तो ये तो ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये तो नेचर है भाई, उसका तो नहीं कह सकते। लेकिन हम लोग अपनी डेली लाइफ बात कर रहे हैं, उसमें यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन की मैंने बात कर ली। अब इसके बाद बात कर सकते हैं हम लोग मोशन के बाद कुछ छोटी छोटी डिफिनीशंस जो कि एग्जाम में आती भी हैं और आपको आना भी चाहिए। चलिए उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी आपने देखा मोशन और टाइप ऑफ मोशन को प्रेजेंट किया। सॉरी बच्चों, एक बात इससे रिलेटेड मैं भूल रहा हूँ, वो होता है कि आप यूनिफॉर्म मोशन के बीच में जो ग्राफ बनाते हैं, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है, क्योंकि यहाँ पे दो ही क्वांटिटी की बात की गई है, एक डिस्टेंस की और एक टाइम। क्योंकि अभी आपने कहा ना यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इफ अ मूविंग बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहाँ डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है वो बनता है यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ मिलता है। जैसे आपने एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया, ये आपने ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है, टाइम, और जो वर्टिकल लाइन है ये डिस्टेंस है, तो जो टाइम और डिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं। यूनिफॉर्म में डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। इसे मत भूलिएगा कि कभी कभी किसी भी रूप में पूछा सकता है कि कोई क्वेश्चन टाइप भी बन सकती है, वो बनाने के लिए दे सकता है या ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कुछ ना कुछ। तो आप जानिएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम के बीच में जो ग्राफ लाइन मिलती है वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करती है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करती है। और यही डिस्टेंस टाइम के बीच ग्राफ अगर कर्व लाइन मिला है, कर्व लाइन मिला मतलब एक स्ट्रेट नहीं मिला है, कम ज्यादा सब कुछ भी मिला है, कर्व मिला है, ऐसे मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है, कुछ भी मिला है, स्ट्रेट नहीं मिला है, तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे बच्चों? तो इस तरह से ये मोशन डेफिनेशन और मोशन के टाइप ये कंप्लीट हुई। अब आइए कुछ और बातें कर लें, जैसे द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा था ना जब आपको मैं यूजी समझा रहा था कि हर एक टाइप, हर एक बातें आएंगी, हर एक टर्म्स आएंगे, बस वेट कीजिए। अगर आप बात करते हैं डिस्टेंस की, डिस्टेंस की डिफिनीशन आपने अपने पहले भी जानी हो, अगर नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए और मैंने नोट्स में दिया भी है। द लेंथ ऑफ पाथ, किसी भी पाथ की लेंथ जो होती है वो कहलाती है डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस।
लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। यहाँ पे जनरली डिस्टेंस को हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में भी लेटर यस से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय लेटर यस सिंपली एंड इट्स यूनिट इज मीटर। इट्स यूनिट इन एमकेएस सिस्टम, एमकेएस या एसआई बोलो, एसआई सिस्टम इज मीटर। ओके, its unit is meter and its unit in CGS system में क्या होता है? CGS system centimeter. Okay, centimeter. The length of path is called distance. Its unit is meter in MK system and in CGS system is centimeter. And now I'm going to explain displacement. What is displacement? डिस्प्लेसमेंट की एक डिफिनेशन हम आपको बताते हैं, दो डिफिनेशन बताते हैं इसकी। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि इस डिफिनेशन से क्लियर होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात की जाएगी। और हम दूसरी भी डिफिनेशन बताएंगे जिससे हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड भी कर पाएंगे। देखिए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी in a direction is called displacement. The distance covered by a body in a direction is called displacement. Okay? तो यहाँ पे डिस्टेंस कुछ ना कुछ दी जाएगी और उसकी डायरेक्शन भी दी जाएगी। तो ये दोनों बातें क्या शो करती हैं? ये बातें शो करती हैं कि हम क्या हैं, वेक्टर हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और डिफिनेशन क्या बन सकती है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। द shortest distance between the initial position to the final position. Okay, the shortest distance between the initial position to the final position is called the shortest distance between the initial position to the final position of a moving body. Of a moving body is called displacement. Okay. Therefore, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं? Therefore, displacement is equal to final position minus initial position. मतलब the length of, एक तरह से कह सकते हो, displacement is equal to length of shortest distance. Length of displacement is equal to length of shortest distance. मैं इसको भी बहुत अच्छे समझाता हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होते हैं। बच्चों, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं सकता। अगर कोई बॉडी मूव किया तो कुछ ना कुछ मूव करेगी और जितना मूव करेगी भले ही उसी स्थान पे वापस आ जाए। तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है आइए देखते हैं। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, इसमें एक रिलेशन भी होती है। आइए सब की बात की जाए। जैसे लिखा होगा आपने, सॉरी एक चीज बताना भूल गया आपको, डिस्टेंस के नीचे आप यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख सकते हो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे आप लिख सकते हो इट इज अ स्केलर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स यूनिट इज मीटर and in CTS system centimeter, its unit is also meter and centimeter। ये बात मैं अगली आपको बता दे रहा हूँ, या आप लिखना भी चाहो तो अपनी कॉपी में नोट कर रहे हो तो लिख भी सकते हो। द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इन एमके सिस्टम इज मीटर, मतलब सेम यूनिट होती है, दोनों की यूनिट सेम होती है। ये लेकिन एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर इसलिए है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है। ये वेक्टर इसलिए है क्योंकि इसमें स्केलर, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। अब आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एक एग्जांपल के थ्रू दोनों को कैलकुलेट करके आपको बताते हैं कि क्या क्या फर्क आता है। Dear students, if you are taking an example, suppose a body of position A, कोई बॉडी है एक पोजीशन ए पर है मान लीजिए, और ये स्ट्रेट लाइन मूव की, स्ट्रेट लाइन चली और पोजीशन बी पे आ गई। स्ट्रेट पोजीशन ए से पोजीशन बी पे आ गई। मान लीजिए जितने डिस्टेंस कवर किया करीब 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और यहाँ पे स्टॉप हो गया। यहाँ से चली, ए से चली और बी पे आते स्टॉप हो गई। तो इस पोजीशन में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। अगर कोई बॉडी है स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है और फिर रिवर्स नहीं हो रही उसी पाथ से रिवर्स नहीं हो रही है, तो उस पोजीशन पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा दोनों सेम हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी थी ए पे ही थी और ये बी पे आई, बी के बाद फिर बैक हो गई, इधर पोजीशन सी पर। मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, बैक हो गई ये इधर की ओर, ये पोजीशन सी पर। यहां से यहां तक इसने कवर्ड की 5 किलोमीटर की डिस्टेंस। मान लेते हैं पोजीशन ए से पोजीशन बी में वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड की, और वापस किसी काम से उस पॉइंट सी पर आया और ये है 2 किलोमीटर, और यहाँ पे आके रुक गई है बॉडी। अब यहाँ पे आपको पता करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग हैं। देखिए क्या होते हैं। अगर आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम पोजीशन ए टू बी प्लस बी टू सी, यानी ए टू बी प्लस बी टू सी, मतलब ए टू बी में कितना बचो 5 किलोमीटर प्लस बी टू सी में कितना आया 2 किलोमीटर, मतलब 5 and 2 7 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट क्या बताएगा? द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। हियर A is the initial position and C is the final position, means the distance between
फ्रॉम हियर टू हियर, दिस डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये 5 था, ये 2 निकल गया तो बचा कितना 3, यानी 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो डिस्टेंस 7 आया और डिस्प्लेसमेंट 3 आया। ये 2 एग्जांपल है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक कंडीशन, एक केस और क्या बन सकता है ये जाना। थर्ड एग्जांपल में हम ये ले रहे हैं, एक कोई बॉडी है, ये पोजीशन ए से चली बी तक और वापस लौटकर इसी पे चली आई, वापस लौटकर फिर इसी पे चली आई। तो जब बॉडी एक पोजीशन से जाए, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाए और उसी स्ट्रेट लाइन पर, उसी पाथ पर रिटर्न हो जाए और उसी पॉइंट तक आ जाए, उसी पॉइंट पर एक कोई बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाए और रिटर्न होकर उसी पाथ पर उसी पॉइंट पे चला है, तो इस केस में हमारा डिस्टेंस तो डबल हो जाता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। क्योंकि उस समय 0 इसलिए हो जाता है क्योंकि उस समय उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही होता है, उसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं रह जाता। सपोज ये मान लीजिए A था, ये B था, पॉइंट A एंड पॉइंट B। ये इनिशियल पोजीशन यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है और ये वापस उसी पाथ पर वापस आ गई 5 किलोमीटर, यानी पॉइंट A पर ही पहुंच गई। इस पोजीशन में डिस्टेंस हो गया 5 + 5 इक्वल 10 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 5 - 5 इक्वल टू 0। मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो गई सेम है, तो उनके बीच में कोई डिस्टेंस बची ही नहीं, इसलिए वो 0। ओके, तो बच्चों ये रहा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ एग्जांपल्स। आइए एक आध 2 एग्जांपल्स और लेकर के हम इसको और भी क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है और डिफरेंस पूछा भी जाता है, इसके न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में बहुत आते हैं। मान लीजिए कोई एक बॉडी है, सपोज अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक whose radius is 5 meter. Suppose a body moving in a circular track of radius 5 meter. And आइए क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व कराऊंगा 1 by 1। अभी केवल एक एग्जांपल ले रहा हूं जो कि मेरे बोलने पे आपको समझ में आ रहा होगा। एक हमने एक सर्कुलर ट्रैक लिया है, मान लीजिए बॉडी यहां से चलना शुरू की पोजीशन ए से, और यहां से आने के बाद वो यहां आके रुक गई है, इस पोजीशन बी पे रुक गई है। पोजीशन ए से आने के बाद पोजीशन बी पर रुक गई है। अब बताना है आपको, आप जानते भी हो कि इसका रेडियस मैंने कितना बताया था, 5 मीटर बताया। एक बॉडी moving in a circular track whose radius is 5 meter. Suppose a body start to moving from position A and reach at point B, which is just half of the circle. Position B is the distance A to B is just half of the circle. ये एक सर्कल का आधा है, ये हाफ है। ये अब इस पोजीशन पे आपको बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो। तो आइए इसकी बात करते हैं, डिस्टेंस की। डिस्टेंस कितनी चलेगी बच्चों, ये देख रहे हो यहां से चली और बॉडी यहां तक आ गई, ये पूरी डिस्टेंस हो गई। पोजीशन ए से लेकर बी तक कितनी चली है डिस्टेंस है, कितना चला है। एक पूरा सर्कुलर पाथ क्या होता है पता है आपको ना, सब कोई मैथमेटिक्स भी पढ़ते हो, तो एक पूरा सर्कुलर पाथ होता है सरकमफरेंस, द लेंथ ऑफ द सर्किल, इसका सरकमफरेंस ना, तो आधी लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ सरकमफरेंस, यानी सरकमफरेंस का आधा। तो सरकमफरेंस कितना होता है बच्चों, 2 पाई r। तो 2 पाई r पूरा सरकमफरेंस होता है, तो आधा सरकमफरेंस कितना होगा 2 पाई r/2, यानी 2 कैंसिल आउट, केवल बचा पाई r। अगर पाई की वैल्यू रखो तो 22/7 into r into 5, तो कितना हो गया 110/7 मीटर। ये बना आपका डिस्टेंस। अब आइए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की।
डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो बच्चों हमने बात की डिस्प्लेसमेंट द लेंथ द शॉर्टेस्ट distance from initial position to the final position is called displacement. So you can see in this graph, in this figure, initial is this and final is this. So the length from here to here, A to B, is a displacement. Displacement मतलब ये displacement हुई और displacement की length find कर लो, the shortest distance की length find कर लो, वही displacement होता है। तो ये 5 बच्चों, तो ये भी 5 ही होगा क्योंकि रेडियस है, ये भी 5 मीटर, ये भी होगी, तो 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 मीटर आ गए डिस्प्लेसमेंट। इसको आप डिवाइड करोगे कितना आएगा पता है, 110 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, तो p आ गया 5 आ गया, मतलब 15.7 मीटर। ये 15.7 आया और डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 10 आया। बच्चों इसके पहले भी मैंने एक एग्जांपल लिया था, उसमें भी डिस्टेंस ज्यादा आया था, डिस्प्लेसमेंट कम आया था। जानते हैं बच्चों, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। In other word, you can say displacement is always less or equal to distance. ये अगर दोनों के बीच में हम रिलेशन बताना चाहें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो इससे भी कई एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स बनी हुई हैं। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये रिजल्ट है। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैंने एक एग्जांपल बताया और खत्म हो जाएगा। मैं आपको एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन जरूरत ये होती है कि इसके फंडामेंटल्स आप समझिए, इसका बेस समझिए। तो बेस यही है बच्चों कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, बल्कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी होता है। ओके, 0 भी हो सकता है। और अब आइए बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद। हाँ, दोनों को मैंने बताया ना कि दोनों की यूनिट सेम होती है, लेकिन डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब आइए बात करते हैं आपको स्पीड। स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस भी जानना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट, स्पीड क्या होता है अभी मैंने डेफिनेशन बताई भी थी। आप हो सकता है मैक्सिमम बच्चे इसमें से जानते भी हो, जानते हैं ना। कमेंट में आप लिख भी सकते हैं, या कोई समस्या होती है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं उसे अगली वीडियोस में कवर कर दूंगा। तो क्या होता है स्पीड? डिस्टेंस कवर्ड विथ यूनिट टाइम बाय अ मूविंग बॉडी। डिस्टेंस कवर्ड with unit time by a moving body is called speed। ठीक है ना। डिस्टेंस कवर्ड विथ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। हमने कहा था कि डिफिनीशन से ही अभी उसके यूजेज आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाले हैं, क्योंकि क्यों मैंने फंडामेंटल्स पहले पढ़ाए, फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स को पहले पढ़ाई, इसका यूज भी आपको समझ में आने वाला है। डिस्टेंस कवर्ड विथ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सो देयरफॉर या दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन
डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम में इसका फार्मूला बन जाता है स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड विद यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट इज अ, अब आइए बात करते हैं इस यूनिट की, यूनिट ऑफ स्पीड। यूनिट ऑफ स्पीड कैसे हम फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट निकालते हैं, ये सिस्टम जरूर समझिए, आपको हमेशा काम में आने वाला है। कभी भी आप भूल भी जाते हैं तो इसकी हेल्प से अगर आपको फार्मूला पता होता है तो आसानी से निकाले जाएंगे। देखिए फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू, यू नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मीटर होता है और टाइम क्या होता है सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड हो गया। और अभी मैंने दिखाया भी था इसको पहले भी, तो सेकंड को ऊपर ले जाओ तो मीटर पर सेकंड पावर माइनस 1। तो इन एम के सिस्टम, इन एम के सिस्टम in MK system, the unit of speed is meter per second, and in CGS system the unit of speed is centimeter per second। समझ रहा है बच्चों, MKS बोला जाए या SI बोला जाए, दोनों बात एक ही, ये इसकी यूनिट निकालना है। और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, जब भी आपको डेफिनेशन लिखने के लिए भी आती है कभी एग्जाम में, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या क्या बताना है। डिफिनेशन बताइए, उसका फार्मूला बताइए, उसकी यूनिट को रिप्रेजेंट बताइए, और ये बताइए वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और की वेक्टर क्वांटिटी। अब आइए इसके बाद बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, आइए हमने कहा था इसकी भी हम आपको दो डिफिनेशन बताएंगे और कैसे एक दूसरे को रिलेट करते हैं ये देखिएगा। हमने आपको बताया था कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कैसे है, कैसे ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता रही है, आइए देखते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड विद यूनिट टाइम, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी covered the distance covered with unit time in a direction the distance covered with unit time in a direction of a moving body called velocity। मतलब पता है आपको, डिस्टेंस कवर्ड इन अ डायरेक्शन, डिस्टेंस कवर्ड इन अ डायरेक्शन क्या बन जाता है, ये वर्ड बन जाते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना। और विथ यूनिट टाइम लग गया तो क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड इन अ डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन।
ये बन जाता है आपका वेलोसिटी। देखिए हम इसकी दो डिफिनेशन बताते हैं आपको। अगर इसके अकॉर्डिंग चले, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड in a direction upon time taken। वेलोसिटी इक्वल टू क्या बना, डिस्टेंस कवर्ड इन अ डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। ये बन गया है इसका फार्मूला। इसकी दूसरी डिफिनेशन क्या सकती है पता है आपको, डिस्टेंस कवर्ड इन अ डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, है ना। तो अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो वेलोसिटी की भी एक नई डिफिनेशन बन जाती है। देखिए एक नई डिफिनेशन क्या बन जाती है वेलोसिटी की। वेलोसिटी इज इक्वल टू लिख सकते हो, जैसे वहां पे आपने लिखा था ना, डिस्टेंस कवर्ड विद यूनिट टाइम, यहाँ पे लिख दो आप डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। Displacement covered with unit time is called velocity. Therefore, velocity is equal to displacement upon time taken। Dear students, ये फार्मूला है जिसको आप यूज कर सकते हो। ये फार्मूला कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये चीज ही डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये फर्क है। एक चीज और है कि पता है बच्चों, स्पीड जो होती है वो कुछ ना कुछ होगी। स्पीड जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि उसका जो फार्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन होता है। तो डिस्टेंस अगर जीरो नहीं होती और टाइम तो चलता ही जाता है, नेगेटिव तो होगा नहीं। या तो बॉडी अगर मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस लगेगा, डिस्टेंस भी कवर करेगी और कुछ ना कुछ समय भी लगेगा। तो डिस्टेंस और समय दोनों ही रहेगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही स्पीड होती है, तो स्पीड जीरो नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी आपकी जीरो हो सकती है। अगर मैथमेटिकल वे में नहीं तो वेलोसिटी और स्पीड सेम सेंस में आते हैं, लेकिन इन साइंस में क्या होता है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डिफिनेशंस अलग हैं, दोनों के फार्मूले थोड़े से अलग हैं, दोनों की यूनिट बल्कि सेम है। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है, इसलिए वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आए बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही जब इक्वल नहीं होते तो स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होने का सवाल ही नहीं उठता, है ना। कोई एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि सपोज इसमें पोजीशंस क्या क्या बन सकती है, यानी जैसा जितनी पोजीशंस मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में समझाया था, लगभग उतने ही पोजीशन आपके स्पीड और वेलोसिटी में बन जाती है। एक बात और बच्चों, यहाँ पे एक चीज मिस हो रही है हमसे, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है या एग्जाम में आता है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड, तो आप सिंपली कह सकते हो डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय in equal interval of time by a moving body। If a moving body covered equal distance in equal interval of time, that is called uniform motion, like uniform motion, है ना। If a moving body covered equal distance in equal interval of time, that is called uniform speed। और ये एकदम सेम है यूनिफॉर्म मोशन जैसा, और बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जैसा है। ओके, अब हाँ, वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कुछ खास नहीं, एकदम वैसा जैसे डिफिनेशन में आपने डायरेक्शन ऐड किया था ना, वैसे ही इसमें भी डायरेक्शन ऐड कर दीजिए। यानी इफ अ मूविंग बॉडी
covered equal distance in equal interval of time in a direction, in a particular direction, is called uniform velocity. Is called uniform velocity. और इसमें भी जो डिस्टेंस और इसके बीच में ग्राफ बनता है, डिस्टेंस टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है, ठीक है। उसी तरह नॉन यूनिफॉर्म में भी ऐड कर दीजिए, इफ अ मूविंग बॉडी कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, तो कोई फर्क नहीं है, नोट्स में लिखा भी है और मैंने ओरली बता दिया, तो इतने आप वो नहीं हो, आप तो कवर कर दोगे, लिखने की जरूरत हमें है नहीं शायद, है कि नहीं, क्योंकि उसमें एट अ पार्टिकुलर डायरेक्शन ऐड और ऐड कर देनी है बस, बाकी दोनों की डिफिनेशन ये बन जाएगी। और दोनों का नॉन यूनिफॉर्म में एक कर्व बनेगा या टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बन जाएगा जिगजैग टाइप का, और यूनिफॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन बनती है, नॉन यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, यही फर्क है। अब आइए इस तरह की एग्जांपल लें। सपोज अ बॉडी मूविंग 50 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर 50 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में अगर 60 किलोमीटर पर आवर जाती है और 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, समझ रहे हैं। अच्छा, दोनों को हम आपको एग्जांपल बनाने का प्रयास करना है। इफ अ बॉडी, सपोज बॉडी है ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रही है, यहां से यहां तक मान लीजिए 50 किलोमीटर, और ये जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है ना। तो ऐसी पोजीशन में हमारा स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएगी, समझ रहे हैं। इस पोजीशन में हमारा स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएगी, लेकिन अगर यही वापस सेम पाथ पे आकर वापस चली आती तो इस पोजीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता, जिससे कि हमारी वेलोसिटी 0 हो जाती। एक पोजीशन और बचती है कि कहीं इधर इधर चली जाती, मान लीजिए बॉडी यहाँ आई और यहाँ चली जाए, उसके बाद पोजीशन चली आई, तो ये बन गया डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए आप AC को निकालना पड़ेगा जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, ये आपको जोड़ना पड़ेगा, इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल आएगा क्या, वेलोसिटी, ठीक है। तो बच्चों अब बात करेंगे हम कुछ नेक्स्ट वीडियोस में, और अगली वीडियो आपको आते ही दिखाई पड़ जाए तुरंत, जैसे ही मैं सेंड करूँ आपको दिखाई पड़ जाए, वैसे मैं ग्रुप में डाल भी दूंगा, आप वीडियोस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियोस की आगे की नेक्स्ट भेज रहा हूँ, ठीक है।